तो फाइनली बच्चों हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ। तो जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम इस पूरे चैप्टर में लाइट को हम वेव मान के चल रहे हैं, और हाइगन ने जो अपना वेव थियरी दिया था उसको यूज़ करके हम लोग 5 चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, या 5 चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और वो था आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये 4 चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, वो क्या होता है उसकी सारी कहानी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और फाइनली यहाँ पे आता है आपका डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट एक और हरकत करता है इन 4 हरकतों के अलावा। हरकतों को हम लोग एक्चुअली इंग्लिश में फिनोमेना बोलते हैं। तो उन फिनोमेना के अलावा एक लास्ट फिनोमेना है, दैट इज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ना देखो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या था पहले वो समझते हैं। सी, अगर सपोज करो हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करें, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उसमें अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें जहाँ पे हम मानते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये थियरी जो है वो एक जगह पे आके थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, देखो जैसे अगर मान लो आपके लाइट के पाथ में एक ऑब्स्टेकल आ जाए, जैसे मान लो आपका लाइट है, वो लाइट ट्रैवल कर रहा है किसी चीज़ से निकल के, यहाँ पे अगर मान लो आपका कोई एक मोमबत्ती है, यहाँ से लाइट ट्रैवल कर रहा है, या कोई भी सोर्स हो लाइट का यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, तो मान लो एक लाइट यहाँ से जाता है और यहाँ से निकल जाता है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर वो ट्रैवल करेगा तो ऐसे सीधे ट्रैवल करेगा, यहाँ पे ऐसे सीधे ट्रैवल करेगा। इस लॉजिक से अगर देखा जाए और हम यहाँ पे एक स्क्रीन रख दें, तो लाइट इस एरिया में कभी पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि लाइट यहाँ से निकलेगी तो या तो ऐसे जाएगी, और ऐसे जाएगी तो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, और बाकी ये लाइट आपका यहाँ से सीधे निकल जाएगा, ये लाइट यहाँ से सीधे निकल जाएगा। इस रीजन को बोला जाता है कि ये शैडो वाला रीजन है, ज्योमेट्रिकल शैडो है, मतलब यहाँ पे शैडो आना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि हम लाइट को इसके अंदर भी एंट्री मारते हुए देख लेते हैं, मतलब हमें यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टेकल रखेंगे और लाइट डालेंगे तो लाइट हमें इस पार्ट में नहीं दिखेगा, हमें लाइट इस पार्ट में भी दिख जाता है, जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है उस पार्ट में भी दिख जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपका लाइट यहाँ तक जाते जाते इस कॉर्नर से एक्चुअली में बेंड हो जाता है। तो अगर जो आप बीच में ऑब्स्टेकल डालते हो, रुकावट डालते हो लाइट के, तो लाइट ट्रैवल करते करते उसके जो कॉर्नर से वहाँ से बेंड हो जाती है। हम यही अनुमान लगा सकते हैं, और ऐसा ही होता होगा, क्योंकि अगर ये बेंड नहीं होगा तो फिर लाइट इस शैडो वाले रीजन में कैसे जाएगा। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है तो इससे लेकर इस डिस्टेंस के बीच में कहीं नहीं आ सकता, आता है और हमें दिखता भी है, इसका मतलब लाइट ऑब्स्टेकल्स के पास बेंड हो जा रहा है। और इसी बेंडिंग को, किसी ऑब्स्टेकल से जो लाइट बेंड होता है, इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं कि लाइट यहाँ से डाइफ्रैक्ट हो गया, या फिर यहाँ पे लाइट का डाइफ्रैक्शन हुआ है। जब इसे और स्टडी किया गया तो पता चला कि ये बेंडिंग की बात नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे लाइट जो है एक वेव की तरह काम करता है और उनका डाइफ्रैक्शन होता है। तो डाइफ्रैक्शन एक्चुअली में कैसा है ना कि इंटरफेरेंस से ही रिलेटेड था। तो हम अभी देखेंगे एक्चुअली में क्या होता है और यहाँ पे बेंडिंग क्यों होता है। देखो लाइट बेंड होता है, इसके वजह से हम उसको डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। पर ये जो बेंडिंग वर्ड है हम कब यूज कर रहे हैं, जब हम मानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में लाइट वेव की तरह ट्रैवल करता है। और जो हाइगन ने वेव थियरी दी थी उसी का यूज करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इस तरीके से लाइट, यहाँ पे लाइट की बेंडिंग हमें दिखाई देती है, क्यों यहाँ पे आपको ऑब्स्टेकल के अराउंड, ऑब्स्टेकल का जो एजेस है, जो रुकावट उसका एजेस है, उसके अराउंड लाइट को आपको बेंड होता हुआ नजर आता है, आपको अपना डायरेक्शन इस तरीके से मोड़ता हुआ नजर आता है। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट, या फिर हाइगन्स की वेव थ्योरी जो है उसको मानते हुए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 टाइप का डाइफ्रैक्शन होता है जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है डाइफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए। 2 टाइप का डाइफ्रैक्शन जो आपको बताया जाएगा यहाँ पे, लेकिन उसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही टाइप का डाइफ्रैक्शन है। 2 टाइप का जो डाइफ्रैक्शन है उसमें एक है फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर की डाइफ्रैक्शन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, तो एक तो आपका फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन है। अब देखो फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, अब ये डाइफ्रैक्शन का हम स्टडी कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक स्लिट रखते हैं, ये आपका स्लिट हो गया। देखो स्लिट का साइज इस बार थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे आपने
इंटरफेरेंस के केस में बहुत ही दो छोटे छोटे स्लिट्स रखे थे, क्योंकि हमें सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से चाहिए था और एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से चाहिए था और इन दोनों का इंटरफेरेंस होता। पर एक्चुअल में अब क्या होगा, आपका स्लिट बड़ा होगा और इस स्लिट में हर एक पॉइंट अपने आप में सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा। मतलब आपका एक स्लिट सिंगल सोर्स का काम नहीं करेगा बल्कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्स का काम करेगा। तो इसलिए स्लिट हम थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे बड़ा इस केस में। तो ये मान लो आपका स्लिट है और स्लिट का जो आपका विड्थ है, मतलब जो साइज है वो ए है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोर्स जो होता है आपका, वो सोर्स बहुत ही दूर रखते हैं, सोर्स वेरी फार अवे, वेरी फार अवे। आइडियली ऐसा बोला जाता है कि आपका सोर्स और ये रहा आपका स्लिट, और आप जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करोगे वो कहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, किसी स्क्रीन पे ऑब्जर्व करोगे। तो सोर्स और आपका स्लिट और ये स्क्रीन, ये सब एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर मान लो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, अगर ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट का एक्चुअल मतलब आपका इनफाइनाइट नहीं होगा क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर होंगे। तो जब बहुत दूर हम रख देते हैं सोर्स को, स्लिट को और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो हम बोलते हैं थ्योरेटिकली कि इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा। अगर ऐसा है तब हम लोग बोलेंगे कि ये फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्क्रीन पे रेज आए या वेव आए, तो वेव का जो वेव फ्रंट यहाँ पे पड़े, ये वेव फ्रंट आपका प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए और यही प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे ट्रैवल करे। अब अगर आपको प्लेन वेव फ्रंट ट्रैवल करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है, हम याद करो कि प्लेन वेव फ्रंट कैसे बना था। देखो, अगर मान लो एक सोर्स है आपका, सिंगल पॉइंट सोर्स है, और उसके वजह से अगर आप वेव फ्रंट्स देखते हो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। लाइन सोर्स के वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, याद है ना। और एक पॉइंट सोर्स जो बहुत दूर हो तब जाके वो प्लेन वेव फ्रंट तैयार करता है। इसलिए हमने पॉइंट सोर्स को बहुत दूर रखा है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ताकि यहाँ तक आते आते हमें प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे मिल जाए। तो फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, यहाँ पे पड़ता है, और सोर्स, स्क्रीन और जो सिंगल सोर्स है, स्लिट है और स्क्रीन के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। अच्छा, ये प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, ये जो सोर्स है उसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे, किस पे, फोकस पे, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हम लोग ये जाके सोर्स रख देते हैं। लाइट का जो सोर्स है वो हम ऐसे रख देते हैं। अब इससे होता क्या है, अब फोकस से जो लाइट निकलेगा वो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है और आपको पैरेलल रेज इस तरीके से मिल जाते हैं। पैरेलल रेज मिलने का मतलब यही है कि आपको प्लेन वेव फ्रंट मिल गया। और इस प्लेन वेव फ्रंट को फिर से स्क्रीन पे फोकस करने के लिए हम यहाँ पे फिर से एक लेंस रख देते हैं, और इस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, जो भी फोकल लेंथ होगा इस लेंस का, उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे स्क्रीन को रख दिया जाता है। तो मान लिया जाता है कि आपका जो स्क्रीन है वो आपके स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, क्योंकि देखो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख नहीं सकते हैं, तो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस का सिचुएशन बना देते हैं। सिचुएशन कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे एक लेंस रखते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, इस फोकस पे रख देते हैं आपके लाइट का सोर्स। तो ये क्या करेगा, प्लेन वेव फ्रंट क्रिएट कर देता है। तो प्लेन वेव फ्रंट क्रिएट कर दिया, इसका मतलब आप समझ लो कि आपका सोर्स जो इन्फिनिटी पे चला गया। हम इन्फिनिटी पे रख तो नहीं सकते, तो इन्फिनिटी जैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। फिर अब आपका स्क्रीन भी इन्फिनिटी पे रखना है, तो इन्फिनिटी पे रखने के लिए क्या चाहिए हमको, क्या करते हैं हम यहाँ पे इसके फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, लेंस रख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। जब ये रेस इस पे पड़ता है तो आपका पैटर्न जो है आपको स्क्रीन पे नजर आता है, और ये स्क्रीन भी अब माना जा सकता है कि आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इन शॉर्ट, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस अगर इन सब के बीच में हो तो हम फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन बोलेंगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए या वो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंसेज का यूज करते हैं, कि लेंस वो सिचुएशन क्रिएट कर देता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई आपके सारे ये जो डिस्टेंसेस हैं इनके बीच में वो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाता है। ये हुआ आपका फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। दूसरे टाइप का डाइफ्रैक्शन यहाँ पे जो होता है, जो आपको पढ़ना वैसे नहीं है, बस यहाँ पे दे दिया गया, आपको मेंशन कर दिया गया। वैसे हमारे सिलेबस में हमको जो पढ़ना है आगे वो फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन नहीं है, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन है। यहाँ पे फ्रेशनेस डाइफ्रैक्शन, एक और टाइप का डाइफ्रैक्शन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेशनेस डाइफ्रैक्शन। अब ये फ्रेशनेस डाइफ्रैक्शन देखो क्या होता है, जैसे कि
यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंसेस होते हैं। ये आपका हो गया सोर्स, ये स्लिट और ये आपका स्क्रीन, इनके बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होता है। तो अगर फाइनाइट डिस्टेंस रहा तो अब हम उसको बोलते हैं फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन। अब फाइनाइट डिस्टेंस के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको लेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो नो लेंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो लेंस रिक्वायर्ड। और फाइनाइट डिस्टेंस है तो देखो अगर आप पॉइंट सोर्स यूज़ कर रहे हो तो ये आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा, सॉरी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट या तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा अगर आप पॉइंट सोर्स यूज़ करते हो तो। और अगर आप लाइन सोर्स यहाँ पे यूज़ करते हो, लाइन सोर्स यूज़ करोगे तो आपको या तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो इस केस में जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है इस पर, वो या तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा या फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। वो डिपेंड करता है कि आप पॉइंट सोर्स यूज़ कर रहे हो कि लाइन सोर्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन में डिस्टेंसेस फाइनाइट होते हैं और फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हम लेंसेज का यूज़ करते हैं, यहाँ पे लेंस का यूज़ नहीं होता है। ये दो टाइप का डाइफ्रैक्शन आपके सामने है। हम पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन जिसमें एक ही स्लिट होगा और एक ही स्लिट के थ्रू हम डाइफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। ठीक है, चलो फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन में पहले तो ये पूरा का पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं कि आपका ये रहा स्लिट का विड्थ A और यहाँ से आपके पैरेलल रेज आने वाले हैं। तो पैरेलल रेज मैं ब्लू में ही बनाऊंगा इस तरीके से। अब तुम मान के चलो कि यहाँ पे फोकस पे रखा था और ये रेज आपके पैरेलल यहाँ पे आने चालू हो गए। नाउ डी डिस्टेंस पे जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लिया जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे लेंस रख रहे हैं ना, तो एक लेंस यहाँ पे बना दो और इस लेंस की वजह से आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपका ये स्क्रीन चला जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है आपका स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। ना यहाँ मान के चलते हैं कि आपका स्क्रीन इतना दूर रखा हुआ है कि स्क्रीन और स्लिट या फिर लेंस और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि इस लेंस के फोकस पे इस स्क्रीन को रखा जाता है, मतलब स्क्रीन इसके फोकल प्लेन पे होता है। तो लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो f यानी कि फोकल लेंथ होगा और ये f और d लगभग सेम होते हैं। आप इसको दोनों इक्वल भी मान सकते हो क्योंकि ये दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। ये लेंस इसके बहुत करीब होता है, इतना करीब कि आप ये दोनों डिस्टेंस इक्वल मान सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आपके डाइफ्रैक्शन में आपको दिखता क्या है। अगर मैं पैरेलल रेस की बात करूं तो पैरेलल रेस सीधे सीधे यहाँ पे आएंगे। जैसे यहाँ से आपके पैरेलल रेस आ रहा है, हम दिखा यहाँ पे तीन ही रेज है। एक रे इस एज पे, मतलब स्लिट का जो आपका ये हिस्सा है एज है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है स्लिट का, ये स्लिट मतलब यहाँ पे जो होल किया आप लोगों ने उसका ये ए पॉइंट है और यहाँ पे जो दूसरा एंड है उसका, दूसरे एंड का बी पॉइंट है। अब इस बीच में आपको पता है कि एक प्लेन वेवफ्रंट लाइट आएगा। हमने सिर्फ 3 रेज बना के रखे हैं, लेकिन भाई यहाँ पे अनगिनत रेज होंगे। ये पूरे के पूरे रेज यहाँ पे पैरेलल रेज यहाँ पे आते हैं और आने के बाद आप लोगों को भी पता है कि पैरेलल रेज अगर सपोज करो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज अगर होते हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है फोकस पे जाके मिलते हैं और ये सारे रेज यहाँ पे फोकस पे आके मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे एक ब्राइट सेंट्रल ब्राइट बैंड दे देगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको सेंट्रल ब्राइट बैंड दे देगा इस तरीके से। सो नाउ यू गेटिंग सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंटर पे आपको एक ब्राइट बैंड मिलेगा, सारे के सारे रेज यहाँ पे आके फोकस हो जाएंगे और एक बड़ा ब्राइट बैंड आपको सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे मिल जाएगा। नहीं तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ये रेज तो चलो आपके सेंटर पे आके मिल के आपको ब्राइट बैंड दे रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और कोई एक इन जनरल कोई पॉइंट लेके चलते हैं। मान लो एक इन जनरल कोई पॉइंट पी ले लिया हम लोगों ने, जो कि यहाँ से सेंट्रल ब्राइट बैंड से y डिस्टेंस पे है। तो y डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो y डिस्टेंस पे आपका ये पॉइंट है। और अब
इस y डिस्टेंस पे आपका यहाँ पे कौन सा बैंड बनेगा वो हम लोग को देखना है। तो देखो यहाँ पे भी एक्चुअली में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। इन शॉर्ट आपका जो डाइफ्रैक्शन होता है वो भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ही रिजल्ट होता है। पर यहाँ पे सिर्फ दो सोर्स नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोर्स है और लाइट भेजना चालू करेगा। तो बहुत सारे आपको लाइट के सोर्स मिलेंगे और ये सारे लाइट के सोर्स किसी एक पॉइंट पे या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे या मिला जुला के डिस्ट्रक्टिव करेंगे। अगर कंस्ट्रक्टिव किया तो वो पॉइंट ब्राइट हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव किया तो डार्क हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले एक पॉइंट P पर सारे रेज को भेजते हैं। अब ये सारे रेज यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हर एक पॉइंट अपने आप में सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा। याद है ना हाइगन्स प्रिंसिपल, क्योंकि ये वेव फ्रंट का, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक वेव फ्रंट का हिस्सा है, प्लेन वेव फ्रंट का, तो वो अपने आप में सेकेंडरी सोर्स बनेगा और हर डायरेक्शन में वेव्स भेजना चालू कर देगा। तो जब हर डायरेक्शन में वेव्स भेजना चालू कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट अब हर डायरेक्शन में जाएगा। और यही एक रीजन होता है कि यहाँ से आपका लाइट बेंड हो जाता है, समझे। तो बेंडिंग का रीजन आपको हाइगन के प्रिंसिपल से ही पता चलता है कि अगर मान लो आपका ये स्लिट का एजेस है, एक ये और एक ये है, तो जब लाइट यहाँ पे आता है तो ये आपका वेव फ्रंट जब लाइट का इस पॉइंट पर आएगा तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है और वो हर डायरेक्शन में वेव्स भेजना चालू करता है और इसी वजह से आपको लाइट की यहाँ पे बेंडिंग नज़र आती है, समझे। तो अब देखो यहाँ पे अगर सपोज करो हम लोग यहाँ पे फिर से 3 ही रेज लेके चलते हैं, हालांकि आपको बहुत सारे रेज मिल जाएंगे। तो मान लेते 3 रेज यहाँ से बेंड होकर आए थीटा एंगल पर, इस तरीके से थीटा, थीटा और थीटा, और ये बेंड होकर आपका पॉइंट P से जाके मिल गए। इस तरीके से पॉइंट P पर जाकर मिल गए। मैं 3 रेस की बात कर रहा हूं, पर यहाँ पे सिर्फ 3 रेस नहीं है बल्कि करोड़ों रेस है। वो सारे के सारे हर एक पॉइंट से रे निकलेगा, हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोर्स है। वो सारे रेस यहाँ से जाएंगे और पॉइंट P पर मिल जाएंगे। अब ये सारे रेस मिलजुल कर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट आपका वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो ब्राइट होगा या फिर डार्क होगा। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट मी ड्रॉ अ लाइन येलो कलर से ड्रॉ कर दे, चलो ठीक है। देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे यहाँ पे। और ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है स्लिट के, ये पॉइंट्स अगर तुम ऐसे ड्रॉ करो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है ये आपका A है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, A है। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से तुम ये बता कर सकते हो कि ये एंगल भी अपने आप थीटा ही हो जाएगा। नाउ इफ दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम E मान लेते हैं, ठीक है। अब इन ट्राइंगल BAE, अगर मैं ट्राइंगल BAE की बात करूं, इन ट्राइंगल BAE, यही ना। अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो मुझे बताओ पाथ डिफरेंस यहां पे क्या होगा। पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज कमिंग फ्रॉम A एंड B, देखो 3 पॉइंट है यहाँ पे A B E, तो A और B और ये बीच का पॉइंट C मान के चलते हैं। अब 3 पॉइंट है यहाँ पे, सॉरी 2 पॉइंट जो है एंड पॉइंट्स अगर हम देखें पॉइंट A और B, तो सिर्फ इन्हीं 2 के रेस की हम बात करते हैं। अब इन दोनों रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा, देखो E के बाद दोनों एक जैसे चल बैठे, मतलब E के बाद आपका दोनों का रास्ता एक जैसा हो जाता है और दोनों एक ही डिस्टेंस लगभग ट्रैवल करते हैं। तो दोनों के डिस्टेंस में, दोनों के पाथ में सिर्फ इस B का फर्क है, यानी कि A और B से निकले हुए जो रेज हैं जो वहां पे जा रहे हैं उनके बीच में अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं, मतलब पूरे रास्ते में, पूरे पाथ में डिफरेंस कितना रहा, सिर्फ B का। इस B वाले लाइट ने B इतना डिस्टेंस A वाले के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, तो ये B आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा। पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज कमिंग फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू BE, तो B आपका पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब ये पाथ डिफरेंस मुझे बताओ कि किसका इक्वल होगा। तो अगर मान लो इन ट्राइंगल BAE देखोगे और अगर आप साइन थीटा यूज करते हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन
हाइपोटेनस, तो थीटा का ऑपोजिट क्या है BE और हाइपोटेनस क्या है AB, तो ये हो जाएगा आपका BE अपॉन AB। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू BE अपॉन AB। अब AB का वैल्यू क्या है बताओ, AB इज नथिंग बट A जो कि स्लिट विड्थ है, यहाँ पे A डाल दो तो आपको BE का वैल्यू मिल जाएगा, BE इज इक्वल टू A साइन थीटा, और यू कैन से B तो पाथ डिफरेंस है आपका, BE इज पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस को मैं सिर्फ T और D लिख रहा हूँ, तो आपका जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस क्या आ गया A साइन थीटा। अब ये पाथ डिफरेंस किसके किसके बीच है भी याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे रेज हैं, हम सिर्फ 2 रेज को लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कितने 2 रेज को, कौन से, एक जो A से निकल रहा है और एक जो B से निकल रहा है, बाकी हम कंसिडर नहीं कर रहे। इन 2 रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है, यहाँ पे आपको देख सकते हो A साइन थीटा। अब ये पाथ डिफरेंस इस पर डिपेंड करेगा कि आपका ये जो रे यहाँ पे जो पॉइंट है वो मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा, वहाँ पे आपका ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा, वो हम चेक कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक अगले पार्ट पे, और पाथ डिफरेंस आपका A साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका जो ये पाथ डिफरेंस A साइन थीटा हमने देखा, ये A साइन थीटा अगर मान लो लैम्डा के इक्वल हो जाए, मान लेते हैं बस लैम्डा से हम एनालाइज करते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। अब देखो अगर ये लैम्डा के इक्वल हो गया तो ये लैम्डा पाथ डिफरेंस किसके बीच में बताओ, A और B के बीच में, तो A और B के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो ऑब्वियस सी बात है A और C के बीच में, C क्योंकि बीच में आ रहा है, अगर A और B के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाए तो A और C के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर पाथ डिफरेंस बिटवीन A and C इज लैम्डा बाय 2। अब एक्सप्लेनेशन देखो हालांकि ये एक्सप्लेनेशन शायद मुझे भी खुद नहीं जमा, लेकिन मैं इससे बेटर एक्सप्लेनेशन ढूंढ नहीं पाया और आपके बुक्स वगैरह में यही एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है, तो एग्जैक्ट थ्योरी शायद हायर लेवल पे कुछ और होगी, मुझे देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली मुझे उतना याद नहीं है, मतलब मैंने अपने MSc के दौरान ऑब्वियसली बातें पढ़ा था ये, पर इसको इतना डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपके जो बुक में लिखा हुआ है ना एग्जैक्टली वही चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे ना इस एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ लगा है, पर हालांकि आपको जो बुक में दिया हुआ है आपको वही लिखना है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एक्सप्लेनेशन देखो कैसा है कि A और B के बीच में पाथ डिफरेंस हमने लैम्डा माना, तो A और C के बीच में क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2। अब A और C से निकला हुआ जो रे है, क्योंकि इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तो याद करो पाथ डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, यानी कि लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, तो हमने इंटरफेरेंस में देखा था कि ऐसे दो वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं इसका मतलब A और C मिला के यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। अब एक काम करो, A के जस्ट नीचे एक पॉइंट ले लो और उतना ही नीचे C के भी एक पॉइंट ले लो, इन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस क्या होगा लैम्डा बाई 2 होगा, और ये दोनों वेव मिलकर भी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। वैसे ही अगर तुम इसके जस्ट नीचे एक रे ले लो और इसके जस्ट नीचे एक रे लो उतना ही, तो ये दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा और ये दोनों मिलके भी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। ऐसे अगर सपोज करो जोड़ियां मिलाते चले जाओगे तो सारे के सारे रेज जोड़ी में मिलके पॉइंट P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपका रेज फ्रॉम A and C meet at P with destructive interference Similarly, for other rays also there will be destructive interference. तो इस तरीके से आपका पॉइंट P क्या बन जाएगा, सो देयरफॉर पॉइंट P विल बी अ मिनिमम, या फिर आप ऐसे लिख दो देयर विल बी
देयर विल बी अ मिनिमम एट पॉइंट पी। अब यहाँ पे हम लोग मिनिमम बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे याद रखना कि ये नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम मैक्सिमम बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्राइट या डार्क फ्रिंज यूज नहीं करते हैं। ये ब्राइट या डार्क फ्रिंज यूज ना करने का एक रीजन है। ये यूज क्यों नहीं करते हैं, उसका रीजन क्या है, देखो एक्चुअली में देखा जब गया इसके पैटर्न को, यहाँ पे भी देखो पैटर्न वैसे ही बनता है, ब्राइट डार्क वाला पैटर्न भी आपको, डायफ्रैक्शन पैटर्न भी वैसा ही नजर आएगा जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है। लेकिन बहुत से बेसिक डिफरेंसेस है आपके इंटरफेरेंस पैटर्न और डायफ्रैक्शन पैटर्न में। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि एक तो इंटरफेरेंस पैटर्न में सारे के सारे जो ब्राइट बैंड्स थे वो एक जैसे इंटेंसिटी के थे और एक जैसे डिस्टेंस पे थे, इक्वली स्पेस थे, और सारे के सारे डार्क बैंड कंप्लीटली डार्क थे और वो भी इक्वली स्पेस्ड सारे के सारे फ्रिंजेस थे। लेकिन जब हम डायफ्रैक्शन को देखते हैं तो डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डायफ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो सबसे ज़्यादा मोटा, सबसे ज़्यादा वाइड होता है। उसके बाद जो बाकी सारे के सारे ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो इससे कम थिकनेस का भी होता है और उसके अलावा उनकी इंटेंसिटी भी कम होती है। मतलब एक जैसे सारे के सारे ब्राइट फ्रिंजेस आपको डायफ्रैक्शन में नहीं दिखेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, एक जैसे डिस्टेंस पे भी नहीं, इक्वली स्पेस भी नहीं नजर आएगा आपको। और इंटरफेरेंस पैटर्न में जैसे हमने देखा था कि डार्क कंप्लीटली डार्क होता है, वहां पे कोई लाइट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब डार्क फ्रिंजेस को देखा गया था तो वो पूरी तरह से डार्क नहीं थे, हल्का फुल्का इंटेंसिटी वहां पे रह गया था। क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ दो सोर्स नहीं है, कई सारे सोर्सेस है, तो आपका डार्क फ्रिंजेस जो है वो पूरी तरह से डार्क नहीं देखा गया। इसलिए हमने क्या बोला, यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस वर्ड ना यूज करके हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम यूज करते हैं। तो आप बस दिमाग में अपने रखना कि जब मैं डार्क कह रहा हूं या जब मैं मिनिमम कह रहा हूं, इसका मतलब मैं डार्क की बात कर रहा हूं। क्योंकि डार्क कंप्लीटली डार्क यहाँ पे नहीं होता, इसकी वजह से हम डार्क वर्ड यूज ना करके बल्कि मिनिमम यूज करते हैं यहाँ पे। और यहाँ आप देखोगे कि इंटरफेरेंस का जो कंडीशन आ जाता है पाथ डिफरेंस का, वो भी उल्टा आ जाता है। उल्टा इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे एक रे नहीं है ना, दो रे की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत सारे रेस की बात कर रहे हैं, एक साथ इंटरफेरेंस होने की बात कर रहे हैं। पर जब हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो पाथ डिफरेंस सिर्फ ए और बी, इन्हीं दो लाइट की बात करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा आ जाता है सॉल्व करते करते। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फाइनली हमको जो पॉइंट पी है वो मिनिमम मिलता है। उसी तरीके से फॉर मिनिमम अगर आपको मिनिमम की बात हम करें तो पाथ डिफरेंस आपको अगला वाला केस जो है वो 2 लैम्डा मिल जाएगा। मतलब मिनिमम के लिए आपका जो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा है वो n लैम्डा आ जाएगा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। और यहां याद रखना n का वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। जनरली जब भी हम n लैम्डा लिखते हैं तो n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, पर यहाँ पे डायफ्रैक्शन में n का वैल्यू आपका 1 से स्टार्ट होगा। समझ गए n, और ये मिनिमम का कंडीशन है ए साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। मतलब अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो भी पॉइंट मिनिमम होगा, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, तब भी आपका पॉइंट p जो है वो मिनिमम होगा। समझ गए? तो ये कंडीशन आपका मिनिमम का है। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हमें पता है अगर थीटा बहुत छोटा हो तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं इन रेडियन, थीटा इन रेडियन। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग एन के लिए आपको एंगल अलग अलग थीटा मिलेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे थीटा एन लिख देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको थीटा एन लिख देते हैं। अब देखो थीटा एन का वैल्यू यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर वापस यहाँ पे आप इस पोजीशन पे आओगे तो याद रखना कि ये जो आपको डिस्टेंस y दिख रहा है यहाँ पे, तो ये y आपका पॉइंट P का डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमम से। यहाँ से अगर मैं सपोज करो यहाँ पे सेंटर पे या फिर स्लिट पे एंगल बनाओ तो ये एंगल कुछ ऐसा बनेगा। एंगल बहुत सब छोटे छोटे रहते हैं, तो मैं इस चीज़ को यहाँ बना देता हूँ, यहीं बना दो क्या। देखो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम, ये आपका yn और यहाँ पे पॉइंट P। यहाँ से सेंटर तक अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो ये थीटा मान लिया जाएगा, ये आपका थीटा n है।
और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका d है, तो आप इसको d लिख सकते हो। ये अजम्पशन आप कर सकते हो यहाँ पे कि yn है, ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस आपका d है, और यहाँ पे स्लिट पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका थीटा n है। अब अगर मान लो रेडियन में हम मेजर करें तो आप अज्यूम कर सकते हो कि ये एक बड़े सर्कल का सेंटर है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये yn, ये एक्चुअली ये आर्क है। क्या है? आपका सर्कल का आर्क है। उस सर्कल का ये पॉइंट सेंटर है, और d अपने आप में क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। समझे? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ये yn ले लिया और यहां तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और वो इतना, देखो ये इतना बड़ा होता है, d समझ लो इनफाइनाइट होता है, तो ये जो डिस्टेंस हम yn से यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इस डिस्टेंस को आप d मान सकते हो, और वही d हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है। और फिर जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका थीटा n हो जाएगा। अब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ रेडियन के टर्म्स में? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है बताओ? yn है, और रेडियस क्या है? d है, तो ये आपका हो जाएगा n लैम्डा। अब क्योंकि हम लोग मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम के केस में क्या करेंगे, इसको yn डैश लिख देते हैं, तो ये yn डैश हो जाएगा। तो आपका yn डैश इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई a हो जाएगा, और ये आपका जितने भी मिनिमम है उनके पोजीशन है। तो दिस इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा मतलब अगर एक से ज़्यादा मिनिमम की बात कर रहे हैं तो हम उसको मिनिमा बोल देते हैं। तो मिनिमा का पोजीशन आपका आया n लैम्डा d बाई a। अब देखो ये सेम इक्वेशन हमको आया था इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, पर यहाँ पे ये जो पोजीशन है किसके लिए आ रहा है? मिनिमा के लिए आ रहा है, मतलब डार्क फ्रिंजेस के लिए आ रहा है। तो इक्वेशन उल्टा पड़ गया। हाँ, ये भी है कि वहाँ पे a की जगह पे d था, क्योंकि दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस d, दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस d लिया था, और यहाँ पे ये स्लिट विड्थ है तो हमने यहाँ पे इसको a ले रखा है, पर इक्वेशन आपको वैसा ही मिलेगा। तो ये बात हो गई मिनिमा की। अब उसी तरीके से, अब क्योंकि यहाँ पे a साइन थीटा पाथ डिफरेंस जो है a साइन थीटा n लैम्डा होता है मिनिमा के लिए, तो अगर मैं मैक्सिमा की बात करूँ उस केस में उल्टा हो जाएगा। सो फॉर मैक्सिमा तो मिनिमा के लिए आपका पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या था? n लैम्डा, और यहाँ पे देखा गया है कि मिनिमा तब प्रोड्यूस होता है जब आपका पाथ डिफरेंस a साइन थीटा, फिर से थीटा n लिख देते हैं, वो होता है ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। पर यहाँ पे माइनस की जगह फिर प्लस यूज करेंगे, पर डायफ्रैक्शन में ऐसा ही होता है, थियोरेटिकली देखा गया है कि यहाँ पे -1 नहीं आएगा बल्कि +1 आएगा, और n का वैल्यू फिर यहाँ भी 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू, इसका मतलब क्या बनता है? जैसे n का वैल्यू आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या कि फर्स्ट मिनिमा, अगर आपको फर्स्ट मिनिमा कहाँ बन रहा है ये चेक करना है तो आप n का वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दो। अगर आपको चाहिए कि थर्ड मिनिमा कहाँ पे बन रहा है, किस पोजीशन पे बन रहा है, तो n का वैल्यू 3 डाल दो। तो आपको थर्ड मिनिमा कहाँ बन रहा है उसका पोजीशन, फिफ्थ मिनिमा कहाँ बन रहा है उसका पोजीशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये वही आपका y जो है वही वैल्यू देगा कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आपका थर्ड मिनिमा बन रहा है, n का वैल्यू 3 डाल दो। फिफ्थ मिनिमा कहाँ बन रहा है, n का वैल्यू 5 डाल दो, तो आपको मिनिमा के पोजीशन मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे आपको मैक्सिमा का पोजीशन मिल जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमा का कंडीशन हमने निकाला है। उसके बाद सेम वही चीज़ करना, a साइन थीटा का वैल्यू थीटा हो जाएगा, थीटा n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और फिर से वही सेम चीज़ थीटा n का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो। थीटा n का वैल्यू हमने क्या डाला था? yn बाई डी, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे भी वही काम करना है, yn बाई डी, पर यहाँ पे डैश नहीं डालना है क्योंकि मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा के लिए हम डैश नहीं डालेंगे। इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और फिर आपका yn का वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2a। ये आपका पोजीशन ऑफ मैक्सिमा आ गया, मतलब इन पोजीशंस पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन आपको मिल गया, इस तरीके से उसके कंडीशंस आपको मिल गए। इसमें एक चीज़ आपको और करना है कि जैसे वहाँ पे हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ डिफाइन किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग एक हिसाब से फ्रिंज विड्थ जैसा कुछ डिफाइन करेंगे। इसे शायद फ्रिंज विड्थ नहीं बोलते हैं, पर ठीक है, फ्रिंज विड्थ जैसे आपको याद रखना है तो याद कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू, इस केस में आपको लैम्डा डी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली याद रखो ये क्या है, आपको
जैसे मान लो आप कोई मैक्सिमा या मिनिमा ले लो, तो ये वाई एन डैश लिया हम लोगों ने, फिर वाई एन प्लस वन डैश ले लो, माइनस कर दो, जैसे हम लोगों ने वहां पे फ्रिंज बिट निकाला था, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, आपको यही सेम वैल्यू आएगा, लैम्डा डी बाई ए आ जाएगा। तो उसको वापस दोबारा करने की जरूरत नहीं और डेरिवेशन भी करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा याद रख लेना है कि फ्रिंज बिट जो होगा इस केस में भी लैम्डा डी बाई, वहां लैम्डा डी बाई स्मॉल डी था, यहाँ पे लैम्डा डी बाई ए है और कुछ नहीं। अच्छा, अगर आप सपोज करो इसका डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखो बच्चों, तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न इसके अलावा यहाँ पे कुछ और आपको कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है y के टर्म्स में, तो मेरे हिसाब से और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मैं भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, लास्ट केस है यहाँ पे आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का, वो देख लेते हैं। तो देखो आपका जैसे ये स्लिट है, मान लो ये स्लिट पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहाँ से सारे रेज आएंगे आपके, और आपका सामने स्क्रीन है, ये आपका लेंस है, तो ये सामने स्क्रीन है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे आपका बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे इंटेंसिटी प्लॉट करता हूँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको सेंटर पे मिलेगा, ये आपका, और सबसे मोटा आपका या जो सबसे थिक आपको यहाँ पे फ्रिंज मिलेगा, वो फ्रिंज आपको सबसे मोटा यहाँ पे मिलेगा, और उसकी इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, मतलब ब्राइट डार्क बनता चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे बन रहा है आपका मिनिमम, और अगला जो मैक्सिमम होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी बीच वाले की थी, सेंट्रल मैक्सिमम की। तो यही सब डिफरेंसेस आपको डाइफ्रैक्शन पैटर्न में और इंटरफेरेंस पैटर्न में दिख जाएगा। इंटरफेरेंस पैटर्न में सारे के सारे जो आपके फ्रिंजेस थे वो एक जैसे इंटेंसिटी के, एक जैसे साइज के और इक्वली स्पेस थे। पर यहाँ पे आप देखोगे कि बीच वाले की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वाइड भी है, बड़ा भी है, लेकिन जो उसके बाद का आपको मैक्सिमम दिख रहा है वो मैक्सिमम उतना ज़्यादा इंटेंसिटी का नहीं है और उतना उसका विड्थ भी नहीं है। फिर उसके बाद फिर से ये सेकेंड मिनिमम आ जाएगा, फिर अगला मैक्सिमम, थर्ड मिनिमम, अगला मैक्सिमम, ऐसा चलता रहेगा। ये आपका डाइफ्रैक्शन पैटर्न है, समझ गए। तो ये इंटेंसिटी का वेरिएशन हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया, इस तरीके से ये जाएगा। अब ये आपका सेंटर होगा, सेंट्रल मैक्सिमम इस पोजीशन पे बनेगा। ये आपका फर्स्ट मिनिमम का पोजीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप देखो कि ये सेंटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका y1 डैश बनेगा। y1 डैश मतलब क्या, कि पहला मिनिमम का ये पोजीशन है, और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ है। जो आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो इसका फर्स्ट मिनिमम यहाँ से और फर्स्ट मिनिमम यहाँ से, इसके बीच में पूरा फैला हुआ है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का अगर आप सपोज करो विड्थ निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है विड्थ कितना आएगा, बताओ। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम WC, उसका वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट मिनिमम। देखो फर्स्ट मिनिमम का जो डिस्टेंस है y1 डैश, उसका डबल कर दोगे अगर आप, ऊपर उतना ही नीचे उतना ही, तो आपको सेंट्रल विड्थ का ये वैल्यू मिल जाएगा। अब y1 डैश कैसे मिलेगा, तो y1 डैश मिलेगा आपको इस इक्वेशन से। देखो y1 डैश मिल रहा है, तो फर्स्ट मिनिमम का पोजीशन देख लो। फर्स्ट मिनिमम के लिए आप क्या करोगे बताओ, n का वैल्यू 1 डाल दो। तो फर्स्ट मिनिमम के लिए अगर n का वैल्यू 1 डालते हो तो y1 डैश का वैल्यू आपको मिल जाएगा। y1 डैश का वैल्यू क्या है बताओ, लैम्डा डी बाई ए। तो ये रहा आपका फर्स्ट मिनिमम का पोजीशन, लैम्डा डी बाई ए। बस यही उठा के यहाँ पे डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा डी बाई ए, दैट इज योर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ जो है इट इज 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई ए। तो ये आपका डाइफ्रैक्शन पैटर्न इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम किस पोजीशंस पे आ रहा है और कैसे हैं ये आपको क्लियरली दिख रहा है। सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ का फॉर्मूला ये है, फ्रिंज विड्थ जो है उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये मैक्सिमा के पोजीशंस कहाँ कहाँ मैक्सिमा बनेंगे और ये मिनिमा का पोजीशंस कहाँ कहाँ आपका मिनिमम बनेगा। ठीक है, तो डाइफ्रैक्शन वाला पार्ट भी यहाँ पे बच्चों होता है खत्म। तो बच्चों फाइनली बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, एंड दैट इज रिजॉल्विंग पावर। तो हम यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिजॉल्विंग पावर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेलीज क्राइटेरियन की। अब ये रेलीज क्राइटेरियन क्या है, देखो रिजॉल्विंग पावर का मतलब समझो, हम रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब
जैसे हमारा माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप हो गया, ये आपका लेंस हुआ, ये सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब जिस चीज़ का यूज़ करते हैं हम चीज़ों को देखने के लिए या मैग्नीफाई करके देखने के लिए या फिर और डिटेल में देखने के लिए, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। तो आपने सुना होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इवन हमारा आँख जो है उसमें भी लेंस होता है, तो ये आँख भी, इसको भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। अब देखो, हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अपना एक रिजॉल्विंग पावर होता है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये होता है कि वो कितना डिटेल में चीज़ों को देख सकता है। इन शॉर्ट, अगर सपोज करो दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट बहुत ही नज़दीक है, तो आप अपनी आंखों से पता नहीं कर पाओगे कि वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है कि एक ऑब्जेक्ट है, समझे। लेकिन अगर मान लो सपोज करो मैं ये लगा दो, माइक्रोस्कोप लगा दो, तो माइक्रोस्कोप से मुझे क्लियरली वो दो अलग अलग दिखेगा। तो दो ऑब्जेक्ट को क्लियरली अलग अलग देखने के लिए जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो अगर बहुत नज़दीक ऑब्जेक्ट्स को भी आपका इंस्ट्रूमेंट अलग करके देख सकता है, तो हम बोलते हैं कि उसका रिजॉल्विंग पावर जो है वो काफ़ी अच्छा है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि एक ऐसी एबिलिटी है आपके इंस्ट्रूमेंट की कि जो दो बहुत ही नज़दीक ऑब्जेक्ट्स को भी अलग अलग करके देख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका मार्क, मैं ये पेन आपके सामने रखता हूँ, अब क्या ये पेन एक सिंगल ऑब्जेक्ट है? हमें तो सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, लेकिन अगर सपोज करो आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, आपको ये पता चलेगा। हम उन पार्टिकल्स को देख नहीं पा रहे। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ मिलकर एक बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाता है, पर हम इनको अलग नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे आँखों का जो रिजॉल्विंग पावर है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप लगा दें यहाँ पे, तो शायद बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आपको अलग नज़र आएंगी। वो क्या करेगा, छोटी चीज़ों को भी सेपरेट करके देख सकता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर अच्छा है। माइक्रोस्कोप का भी रिजॉल्विंग पावर जो होगा एक हद तक सीमित रहता है। तो हम और भी इंस्ट्रूमेंट, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाते हैं, और भी मतलब हम अलग अलग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आप यूज़ करोगे तो उसका रिजॉल्विंग पावर और अच्छा होगा। टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करोगे तो उसका रिजॉल्विंग पावर और भी बेटर होगा। तो एक्चुअली में जितना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा उतने नज़दीक चीज़ों को सेपरेट करके वो इंस्ट्रूमेंट उसको देख सकता है। समझ गए? तो यहाँ पे देखो रेलिस क्राइटेरिया क्या कहता है। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर सपोज करो आप बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर एक सिंपल सा पॉइंट, हमें ये एक्चुअली एक कैसे दिखता है, मतलब अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं पर हमें सिर्फ ये एक पूरा का पूरा बॉडी ही क्यों नज़र आ रहा है, उसका रीज़न क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। उसका रीज़न ये, एक पहली चीज़ तो ये कि ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही नज़दीक हैं। अगर मैं किसी एक पॉइंट पार्टिकल की बात करूँ, तो एक पॉइंट पार्टिकल से अगर सपोज करो लाइट निकलता है और हमारे आंखों में अगर जाए, तो ये एक्चुअली में एक डायफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट कर देता है। जैसे अगर मान लो एक होल है, एक होल से अगर आप लाइट पास करते हो, एक बहुत ही पिन होल डाल दो, उससे लाइट पास करो, तो वो क्या करेगा, सामने स्क्रीन पर उस होल का पिक्चर, मतलब एक पॉइंट इमेज बनाने के बजाय एक पूरा का पूरा डायफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट कर देगा। जैसे मान लो सामने यहाँ पे अगर मैं एक कार्डबोर्ड रखता हूँ, उसमें एक छोटा सा पिन से होल कर देता हूँ और फिर मैं लाइट डालता हूँ, तो पिन से लाइट पास होने के बाद सामने में एक बहुत ही हल्का सा पॉइंट इमेज बनना चाहिए, पर वो पॉइंट इमेज बनने की बजाय डायफ्रैक्शन होने की वजह से उस होल पे डायफ्रैक्शन हो जा रहा है। डायफ्रैक्शन होने की वजह से आपको पॉइंट इमेज नहीं बनेगा, बल्कि इस तरह का एक इमेज बनेगा जिसको एरिस डिस्क कहा जाता है, एरिस डिस्क, और एक आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा। देखो डायफ्रैक्शन पैटर्न, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है यहाँ पे, फिर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम फेड होता जा रहा है, तो आपको एक पॉइंट इमेज मिलने के बजाय एक डायफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो वैसे ही अगर मान लो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो और इसका इमेज अगर आपके आंखों पे बने, तो इसका इमेज एक पॉइंट इमेज ना बनकर एक डायफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट हो जाता है हमारे आंखों में। अब अगर मान लो दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे होगा, एरिस डिस्क के फॉर्म में होगा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। अब अगर मान लो दूसरा जो आपका पार्टिकल है, वो दूसरा पार्टिकल भी आपने इसी के नज़दीक रख दिया, तो इसका भी खुद का डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा, और इस डायफ्रैक्शन पैटर्न में मिक्सिंग हो जाएगी।
इसके वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सिंपल है। तो अगर आप सपोज करो कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, अच्छा रिजॉल्विंग पावर वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, तो अच्छा रिजॉल्विंग पावर वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करता है, इन दोनों के डायफ्रैक्शन पैटर्न्स को थोड़ा सा अलग अलग बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा और एक यहाँ बनाएगा। इससे होता क्या है, हमें दो सेपरेट इमेजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। हमारी आंखें काम नहीं कर पाती, हमारी आंखों के अंदर जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है वो मिक्स हो जाता है, पर शायद माइक्रोस्कोप में जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बने वो ऐसा बनेगा। तो इसलिए हमारी आंखों को ये एक ही ऑब्जेक्ट नजर आएगा, बल्कि लेकिन अगर सपोज करो आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नजर आएगा। समझ गए? इसका मतलब आपका जो माइक्रोस्कोप है उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा है, हमारे आंखों का उतना अच्छा रिजॉल्विंग पावर नहीं है। समझ गए चीज? ये आपका यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर का मतलब समझाया गया। अब रेली ने क्या बोला डायफ्रैक्शन के टर्म्स में, कि कब दो ऑब्जेक्ट आपको सेपरेटेड नजर आएंगे और कब वो एक ही मिलकर आपको नजर आएंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट आपको सेपरेटेड नजर आते हैं तो आप समझो कि उसकी इमेजेस रिजॉल्व हो चुके हैं। जब बाद में रिजॉल्व की कर रहा हूं ना, तो आपके इमेजेस रिजॉल्व हैं। रिजॉल्व का मतलब ये है कि आपका इंस्ट्रूमेंट सक्सेसफुली इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख पा रहा है, मतलब इमेजेस आर रिजॉल्व। और अगर वो एक ही मिक्स हो गया, जैसे ये वाला, तो हम बोलेंगे कि अनरिजॉल्व है या नॉन रिजॉल्व है। ये अनरिजॉल्व इमेजेस है, मतलब अलग अलग नहीं देख पा रहा है, एक ही देख रहा है उसको। समझ गए? तो अब रेली ने क्या किया, क्राइटेरिया दिया। क्राइटेरिया ये दिया कि कब आपको दो ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग नजर आएंगे या फिर एक ही नजर आएंगे। मतलब आपका जो इमेजेस है दो ऑब्जेक्ट का, वो रिजॉल्व होगा कि अनरिजॉल्व होगा, उसका क्या क्राइटेरिया, उसका क्या कंडीशन है। तो उसने क्या बोला कि देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट आप सामने रखते हो तो ऑब्वियस सी बात है उन दो ऑब्जेक्ट्स का आपकी आंखों पे पड़ेगा डायफ्रैक्शन पैटर्न, या फिर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हो उसके अंदर बनेगा डायफ्रैक्शन पैटर्न। अब ये डायफ्रैक्शन पैटर्न मान लो पहले ऑब्जेक्ट का जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि उसका सेंट्रल मैक्सिमम है और उसके बाद फर्स्ट मिनिमम, फिर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम चलता रहेगा। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, अब ध्यान से देखना, उसका जो फर्स्ट मिनिमम है वो एग्जैक्टली सेंट्रल मैक्सिमम के बीच में आ जाएगा। मतलब अगर मैं लाइंस ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो देखो ये सेंट्रल मैक्सिमम पहले ऑब्जेक्ट का, राइट, और ये फर्स्ट मिनिमम है आपका, फर्स्ट मिनिमम है पहले ऑब्जेक्ट का। जब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे बनेगा कि इसका जो सेंट्रल मैक्सिमम है उस पर उसका फर्स्ट मिनिमम आ जाएगा और फर्स्ट मिनिमम पे सेंट्रल मैक्सिमम आ जाएगा, और कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच में कि इसका सेंट्रल मैक्सिमम इसके फर्स्ट मिनिमम के ऊपर आ जा रहा है, और इसका फर्स्ट मिनिमम जहां पे आ रहा है वाइट वाले का, यहाँ पे येलो वाले को उसका सेंट्रल मैक्सिमम आ जा रहा है। मतलब साफ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमम, दोनों के सेंट्रल मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस और दोनों के फर्स्ट मिनिमम, देखो ये वाइट का फर्स्ट मिनिमम यहाँ पे है और ये येलो का फर्स्ट मिनिमम यहाँ पे है, दोनों के फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस ये दोनों सेम है। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली दिखाई देंगे, जस्ट क्लियरली दिखाई देंगे। मतलब ये लिमिट है, याद रखना, अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस आपने अंदर डाला ऑब्जेक्ट को, तब ये डायफ्रैक्शन पैटर्न मिक्स हो जाएगा, आपको अलग अलग नहीं दिखाई देगा। तो हम ऐसे कंडीशन में ये बोलते हैं, मतलब आपको इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न अगर देखना है तो डायफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पे जस्ट सेपरेटेड नजर आएगा आपको, एकदम हल्का सा दिख जाएगा कि हाँ चलो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट सेपरेटेड डायफ्रैक्शन पैटर्न नजर आएगा। पूरी तरह से तो अलग नहीं हो पाएगा, लेकिन जस्ट सेपरेटेड, आप जस्ट पता कर लोगे कि हाँ भाई दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। और देखो ये कंडीशन है आपका, इसका सेंट्रल मैक्सिमम इस वाले के फर्स्ट मिनिमम पे आ रहा है और इसका जहाँ फर्स्ट मिनिमम जा रहा है उसका यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमम आ रहा है। तो ये आपका कंडीशन जो है ये कहलाता है दैट इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व्ड। ये क्या है? जस्ट रिजॉल्व्ड, इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व्ड। चल, अगर सपोज करो यहाँ पे इससे आपने कम डिस्टेंस कर दिया, तब तो गया, तब तो अनरिजॉल्व्ड हो जाएगा। तो मान लो ये पहले वाले का डायफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, और ये दूसरे वाले का डायफ्रैक्शन पैटर्न अगर सपोज करो कुछ ऐसे है,
तो ये अनरिजॉल्व हो जाएगा। ये दोनों पार्टिकल्स इतने नज़दीक हैं, अनरिजॉल्व, ये दोनों पार्टिकल्स इतने नज़दीक है कि दोनों का डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको एक ही डायफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका सेंट्रल मैक्सिमम और इसका सेंट्रल मैक्सिमम, इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम हो चुका है, और इन दोनों के फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस देखो। जैसे यहाँ पे इन दोनों के फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये इसका फर्स्ट मिनिमम है और ये इसका फर्स्ट मिनिमम है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ना। तो इनके फर्स्ट मिनिमम के, दोनों के फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस और दोनों के सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस, हम ये डिस्टेंस की बात कर रहे थे ना। तो जब ये सपोज करो आपका ये आपने अंदर डाल दिया, तो ऐसे पार्ट में ये बहुत नज़दीक आ गए और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है अपने आप में दूर हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये येलो एकदम इधर घिसक गया और ये वाला आपका वाइट इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये येलो वाला यहाँ पे आ गया। तो इनके फर्स्ट मिनिमम के बीच का डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया और सेंट्रल मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। ऐसे इमेजेस आपको अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, आपको मिक्स नज़र आएगा, आपको एक ही इमेज नज़र आएगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो इसे हम अनरिजॉल्व कहते हैं। उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का आपको इस तरह किससे पैटर्न नज़र आ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो आपको अलग नज़र नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात करोगे थर्ड केस की, इसी क्राइटेरिया में, तो अगर मान लो इससे आप और दूर कर देते हो इसको, थर्ड केस में आपने कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस कर दिया यहाँ पे, तो ये मान लो एक ऑब्जेक्ट आपका कुछ ऐसे है, इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न, और दूसरे का डायफ्रैक्शन पैटर्न आपका ऐसे है, तब तो ये वेल रिजॉल्व इमेजेस हैं। दिस इज कॉल्ड वेल रिजॉल्व, मतलब बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो चुका है। अब इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस देखोगे और मिनिमम के बीच का डिस्टेंस देखोगे, तो मिनिमम के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है और मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस फिलहाल यहाँ पे बढ़ चुका है। समझ गए? तो अगर ऐसा केस आ जाए तो आप बोलो कि वेल रिजॉल्व है, तब तो एकदम क्लियरली आपको दोनों इमेजेस जो है वो अलग अलग नजर आएंगे, और ये कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इमेजेस आर वेल रिजॉल्व। तो ये वेल रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व, अनरिजॉल्व, समझ गए? तो ये जस्ट रिजॉल्व का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है जो रेली ने दिया। क्राइटेरिया क्या था कि पहले का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे वाले के फर्स्ट मिनिमम पे आ जाएगा, दूसरे वाले का सेंट्रल मैक्सिमम पहले वाले के फर्स्ट मिनिमम पे आ जाएगा। तो ऐसे केस में आपका दो इमेजेस जस्ट रिजॉल्व होगा। अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस किया आपने तो वेल रिजॉल्व इमेजेस मिलेंगे, इससे कम डिस्टेंस किया तो अनरिजॉल्व इमेजेस मिलेंगे। समझ गए? तो आपको इस केस में जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, इससे कम डिस्टेंस अगर आप करोगे, इससे कम डिस्टेंस अगर आपने दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में किया तो आपका इंस्ट्रूमेंट इन दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएगा। समझे? और ये जो डिस्टेंस होता है, जो सबसे लास्ट डिस्टेंस होता है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, इससे कम डिस्टेंस अगर आप करोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं दिखेगा। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, जिससे कम डिस्टेंस नहीं करना होता है, नहीं तो इमेजेस एक हो जाएंगे, इस डिस्टेंस को बोला जाता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग होगा। अब आप ही मुझे बताओगे कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा तब अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि ज़्यादा होगा तब अच्छा इंस्ट्रूमेंट है? देखो, अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम है, इसका मतलब कम डिस्टेंस पर भी आपका इंस्ट्रूमेंट दोनों को अलग देख पा रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे तो ही ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखा जा सकता है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करने पर ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देखा जा सकता है। तो ये डिस्टेंस जितना कम हो, मतलब उतने ही कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को भी अलग करके देखा जा सकता है। तो ये जितना डिस्टेंस कम हो उतना ही आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा बेटर है और उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और उस रेसिप्रोकल को हम डिफाइन करते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है उसका रिजॉल्विंग पावर रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/d। तो अब तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि d जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिजॉल्विंग पावर आपका बेकार होगा, d जितना ही कम होगा, जितने कम डिस्टेंस को रिजॉल्व किया जा सकता है उतना बेटर। तो d जितना कम होगा आपके इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा।
समझ गए इस केस को? तो ये आपका रेलिस क्राइटेरिया और उसका जो रिजॉल्विंग पावर है उससे ये लेना देना आपको क्लियरली दिख जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के रिजॉल्विंग पावर के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात होगी रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब जनरली ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात होती है, यहाँ पे दो लेंसेज होते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है। और इस ऑब्जेक्टिव लेंस में देखो अब इमेजेस कैसे बनेगा। मान लो अगर सपोज करो आपका दो ऑब्जेक्ट है और ये दो ऑब्जेक्ट आपका O और O' है, यहाँ से रेज निकलेंगे और मान लो कहीं यहाँ पे आपका इमेज बनता है I और I'। अब देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज निकल के यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज निकल के यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो अब ये इमेज आपको पता है डायफ्रैक्शन पैटर्न के फॉर्म में बनेगा। तो हम फिलहाल ये मान के चलते हैं कि ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है दे आर जस्ट सेपरेटेड। जस्ट सेपरेटेड मतलब जस्ट रिजॉल्व मतलब इसका सेंट्रल मैक्सिमम इसके फर्स्ट मिनिमम पे आएगा, वो रेलिस क्राइटेरिया हम देख चुके हैं। ऐसे केस में इन दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, समझे? अच्छा, अगर मान लो ये जो लेंस है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम n मान के चले, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे इसके रिजॉल्विंग पावर की। जो आपका माइक्रोस्कोप है ना उसके रिजॉल्विंग पावर की बात करेंगे। रिजॉल्विंग पावर का डेरिवेशन ऐसा कुछ है नहीं, आपको बस सीधा रिजॉल्विंग पावर का वैल्यू दे के रखा हुआ है, उस वैल्यू को सिर्फ आपको याद करना है ना। यहाँ पे दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट्स का जो रिजॉल्विंग पावर होगा उसका वैल्यू अलग अलग होता है अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ की एंगल की मैं बात कर लेता हूँ। देखो अगर सपोज करो ये O' ऑब्जेक्ट है, O' और उसका जो इमेज बन रहा है I', इसके बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन दिख रहा है आपको, और जो आपका ऑब्जेक्ट O है और इमेज I है, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो लेंस पर ये दोनों लाइंस एक एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम 2α मान लेते हैं। समझ गए ना? O' ऑब्जेक्ट उसका इमेज I', ये लाइन, और O ऑब्जेक्ट उसका इमेज I, ये लाइन, ये दोनों लाइन जो लेंस पे एंगल बना रहे हैं उसको हम एंगल 2α ले लेते हैं, और उस एंगल का आधा करोगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से आपको अल्फा एंगल मिल जाएगा ना। अगर सपोज करो आपके जो ऑब्जेक्ट्स है, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको रिजॉल्व किया जा रहा है, अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स डार्क ऑब्जेक्ट्स हो, डार्क ऑब्जेक्ट्स मतलब डार्क मतलब काला नहीं होता, बल्कि डार्क ऑब्जेक्ट्स मतलब जिनका खुद का लाइट ना हो, मतलब ये दूसरों का लाइट आके रिफ्लेक्ट करेगा, खुद का लाइट ना हो, सेल्फ लुमिनस ना हो। जैसे अगर मान लो मैं एक बल्ब की बात करूं या LED बल्ब की बात करूं, तो खुद ग्लो करके खुद लाइट फेंकता है, तो उसको हम सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन मैं, हम, आप, टेबल, चेयर, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, लाइट बंद कर देने पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो ये सारे डार्क ऑब्जेक्ट्स हैं। ये मतलब बल्ब का लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फिर हमको दिखाई देगा। तो आपको चेयर कब दिखाई देता है? जब उस पर लाइट पड़ती है, तब वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो हमें चेयर दिखाई देता है। तो चेयर मतलब एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, या उसको डार्क ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उसके पास खुद का लाइट नहीं है। तो अगर ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास है जिनका खुद का लाइट नहीं है, उनको अगर रिजॉल्व कर रहे हो आप, तब आपका जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा, अच्छा यहाँ पे मैंने A यूज़ किया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो एक काम करो यहाँ पे A ही लिख दो, दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन D बताया था ना, चलो ठीक है, इसको A लिख दो, क्या दिक्कत है, A लिख देते हैं, लेटर से फ़र्क नहीं पड़ता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आपका A आ जाएगा। टेक्स्ट बुक में A दिया हुआ था तो A लिख दो, ठीक है। तो अब जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है जो आपको बुक में देकर रखा है, उसका वैल्यू आ रहा है, आपका डायरेक्ट वैल्यू याद करना है, λ/2n sin अल्फा। समझ गए? और हम लोग को पता है कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है, रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो आपका रिजॉल्विंग पावर का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इट इज 1/, देखो ये 1/a है, मतलब a का रेसिप्रोकल, दैट इज 2n sin अल्फा अपॉन लैम्डा। तो ये रिजॉल्विंग पावर हो गया। कब? माइक्रोस्कोप का कब? जब आपका जो दोनों ऑब्जेक्ट्स है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, यहाँ पे जो आपका n sin अल्फा आपको दिख रहा है ना, इस n sin अल्फा को हम एक साथ बोल देते हैं NA, एंड दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो इस हिसाब से आपका रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2NA
अपॉन लैम्डा। दिस इज रिजॉल्विंग पावर फॉर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेल्फ ल्यूमिनस हो तो आई थिंक आपका लैम्डा में 1.22 मल्टीप्लाई हो जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या अगर आपका ऑब्जेक्ट सेल्फ ल्यूमिनस हो, फॉर सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इनके पास खुद का लाइट, वो खुद का लाइट निकालता है, तो आपका लैम्डा रिप्लेस हो जाएगा 1.22 लैम्डा से। जो ऊपर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, उसमें लैम्डा आपका जो होगा, जहाँ लैम्डा दिख रहा है आपको, वो रिप्लेस हो जाएगा 1.22 लैम्डा से। लैम्डा की जगह पे 1.22 लैम्डा हो जाएगा। तो इस हिसाब से लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा मतलब 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा, और दैट इज इक्वल टू, देखो 1.22 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 0.61 लैम्डा अपॉन n साइन अल्फा। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो रिजॉल्विंग पावर होता है 1/a, सो दैट इज इक्वल टू 0.61, नहीं सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, n साइन अल्फा अपॉन 0.61 लैम्डा। और अगेन n साइन अल्फा को हम अगर न्यूमेरिकल अपर्चर लिखते हैं तो न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन 0.61 लैम्डा। तो ये आपका रिजॉल्विंग पावर हो गया यहाँ पे, न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन 0.61 लैम्डा। दिस इज रिजॉल्विंग पावर फॉर सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये रिजॉल्विंग पावर जो है वो आपका माइक्रोस्कोप का है। तो आप देखो, क्लियरली देख सकते हो, आपका जो रिजॉल्विंग पावर है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और ये आपका जो अल्फा है, ये एंगल कितना है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स कितना दूर है। अगर ज़्यादा दूर होंगे तो अल्फा भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपका लैम्डा, मतलब आप कौन सा वेवलेंथ यूज़ कर रहे हो। तो लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर लैम्डा ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगा। तो अगर आपको रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना है तो आपको कम वेवलेंथ का लाइट यूज़ करना होगा, जिससे आपको ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर मिलेगा। ठीक है, पर n के प्रोपोर्शनल है, अल्फा के प्रोपोर्शनल है, तो आप डिस्टेंसेस को दूर रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से रिजॉल्व कर पाएगा, वो तो हम सब जानते ही है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लेंस का, उतना ही ज़्यादा इसका रिजॉल्विंग पावर होगा। तो रिजॉल्विंग पावर 3 चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। ये बात हो गई आपके माइक्रोस्कोप की। अगर दूर के ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करना है, बहुत दूर डिस्टेंस पे है, मान लो 2 स्टार्स आपको दिख रहे हैं आकाश में, उन्हें अगर रिजॉल्व करना है, अलग सेपरेट देखना है, तब दूर के ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। तो मान लो टेलीस्कोप का अगेन ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका, और टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का लेंस का डायमीटर जो है वो d ले लेते हैं, उसी को हम अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंस का जो अपर्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वो एक्चुअली में क्या होता है, डायमीटर होता है। जब अपर्चर आप सुनोगे तो समझ लेना वो डायमीटर की बात कर रहा है। अपर्चर बड़ा है मतलब डायमीटर बड़ा है उसका, लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो डायमीटर मान लेते हैं d है उसका। अच्छा, अब देखो, अब वहाँ पे बहुत दूर 2 स्टार्स होंगे, ये 2 स्टार्स बहुत दूर हैं, इन 2 स्टार्स का इमेज हमको देखना है। तो उन स्टार्स से, अब इतना दूर स्टार है तो उससे रेस पैरेलल आएंगे, ऐसा मान के चलो, पैरेलल रेस मान के चलो उनके इनका। तो एक स्टार का पैरेलल रेस आप देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिखा रखा है, स्ट्रेट जो भी पैरेलल रेस ऐसे आया, और एक इमेज बना आपका यहाँ पे स्टार का। दूसरा स्टार का जो रेज है वो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, जो कि थीटा एंगल पे आ रहा है पहले वाले रेज से, और इमेज यहाँ पे आई डैश बन गया। समझ गए। और अगेन ये आई डैश जो अपना इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेंगे, और हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि भाई ये जस्ट सेपरेटेड या जस्ट रिजॉल्व इमेजेस हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जस्ट रिजॉल्व इमेजेस जब होता है तो जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है वही आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। लेकिन अभी जो 2 ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत दूर आप आसमान में है, तो उनके बीच का डिस्टेंस तो आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पे टेलीस्कोप के लिए जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उसको हम वो डिस्टेंस ना डिफाइन करके थीटा डिफाइन कर देते हैं। थीटा क्या है, जो दोनों स्टार से रेज आ रहे हैं उन रेज के बीच का जो एंगल होगा। अब देखो ये एंगल ज़्यादा होगा, इसका मतलब स्टार्स भी बहुत दूर है आपस में। अगर स्टार्स बहुत नज़दीक है तो ये एंगल भी काफ़ी छोटा होगा। तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एंगल को ही हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं। और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन थीटा का जो वैल्यू हमें आता है वो 1.22 लैम्डा बाय d आता है। तो अगर आपको रिजॉल्विंग पावर चाहिए टेलीस्कोप का, तो रिजॉल्विंग पावर 1/θ हो जाएगा। सो योर रिजॉल्विंग पावर विल बी इक्वल टू
d/1.22 लैम्डा। तो अगेन टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर आपको ज़्यादा करना है तो आपको डायमीटर या अपर्चर बड़ा करना होगा। जितना बड़ा आपका डायमीटर है ऑब्जेक्टिव लेंस का उतना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा। अगेन इसका भी रिजॉल्विंग पावर जो है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको कम वेवलेंथ का लाइट यूज करना है ताकि आपका रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज़्यादा हो सके। समझे? सो दिस वाज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो फाइनली बच्चों आपका वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर का थ्योरी भी यहाँ पे होता है खत्म। न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में इसका न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।